दोस्तों, मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हालांकि बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन एक सत्य घटनाक्रम है। इसका मैं कोई एपिसोड वगैरह नहीं बना रहा हूँ, सीरीज़ वगैरह नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत जितनी जानकारी मुझे है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद बोलता हूँ वीरू मर्तोलिया जी का, श्रीमती प्रेमा जी का, श्री वीरू जी नैनीताल से, श्री कमल पाठक जी, मेघना आर्ट्स, अजय जी कानपुर से, संजय रमोला जी। आप लोगों ने जो सहयोग मुझे दिया है ना, ये अतुलनीय है, अकल्पनीय है। मैं इसके लिए आपका दोनों हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बस अपना प्यार, आशीर्वाद और दुआएं इसी तरह से, अपना सहयोग इसी तरह से बना के रखिएगा। खैर, चलते हैं दोस्तों आगे। वैसे तो दोस्तों ये कहानी ठाकुर दत्त जोशी जी की शिकार गाथाओं में से एक है। ठाकुर दत्त जोशी जी का परिचय मैं आपको एक बार पहले दे चुका हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मुझे एक बार फिर से आप लोगों को से उनका परिचय करवाना चाहिए। दोस्तों, ठाकुर दत्त जोशी जी वन विभाग में कार्यरत थे और अपने सेवा काल में उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब की तरह ही जो है 71 नरबख्शी बाघ और तेंदुओं को मारकर लोगों को उनकी जो दहशत वगैरह, जो आतंक कह लो, उससे मुक्ति दिलाई थी। और इसी कारण रिटायरमेंट के बाद भी वन विभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन जो है वो बाघ और इंसानों के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अक्सर उनको आमंत्रित करता था, उनकी सेवा लेता था। जबकि वो रिटायर हो गए थे, लेकिन उनको बुलाते थे कि फलानी जगह में आदमखोर हो गया, आप प्लीज़ आइए। नीडर, निर्भीक, साहसी ठाकुर दत्त जोशी जी, इनका यार बचपन से ही आदमखोर जानवरों से आमना सामना होता रहा था। 1936 में ये हल्द्वानी में इनका जन्म हुआ था और बचपन में ही इनके जो माता पिता थे उनका साया इनके सर से हट गया था, यानी कि उनकी दोनों की डेथ हो गई थी। ये अपने जो गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी उसमें ठाकुर साहब अपने जो है गाँव में जाकर के अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल वगैरह ले जाया करते थे, जैसे हम तो करते हैं लोग। और ठाकुर साहब के पास बैलों की एक जोड़ी थी और जो इन बैलों के नाम थे वो ढिकुआ और गोविंदा थे। इनका ये बड़ा स्पेशल केयर की करी जाती थी, इनका विशेष ध्यान रखा जाता था, क्योंकि ये वही बैल थे जिनकी जोड़ी जो है गांव वालों के खेतों में जुताई मंडाई जो सब काम होते हैं वो सब काम कराने के लिए यही बैलों के जोड़े काम आते थे। एक मज़ेदार बात यह है कि ठाकुर साहब को कभी इस बात का एहसास नहीं था कि जिन जानवरों को जंगल में चलाने के लिए ले जा रहे हैं वही जानवर एक दिन इनके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, यानी कि उन्हीं जानवरों से इनको प्रेरणा मिल जाएगी। बहुत हिम्मत वाले थे ठाकुर साहब, बड़ी हिम्मत इनके अंदर थी। ये जब जंगलों में अपने जानवरों को चराने के लिए जाते थे तो वो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहते थे कि जंगल में उनके साथ में क्या क्या हो सकता है, यानी कि क्या घटना घट सकती है, कुछ भी अप्रिय कुछ भी घट सकता है। लेकिन उनको इस चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, यार देखा जाएगा। एक दिन ठाकुर साहब बिना किसी हथियार के जंगल में थे और अचानक से उनके सामने एक लेपर्ड आ गया और उस दिन पहली बार उनका सामना जो है एक तेंदुए से हुआ, पहली बार लाइफ में हुआ। यूं कि उनके बैलों के जोड़ों के ऊपर अचानक से तेंदुआ झपट गया, तेंदुए ने हमला कर दिया। ठाकुर साहब के पास कोई हथियार तो था नहीं, तो उन्होंने पत्थरों से ही, जो होते ना पत्थर, उसी से मारना शुरू किया और मार मार करके पत्थरों को तेंदुए को भागा करके ही दम लिया। जब तेंदुआ भाग गया, मतलब अपने बैलों को इन्होंने उस तेंदुए से बचा लिया पत्थर मार मार के। इस घटना के बाद जोशी जी ने कई आदमखोर के जो आतंक था उससे वहाँ की लोकल पब्लिक को, स्थानीय जनता को निजात दिलाई
सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से अगर चेक करेंगे तो जोशी जी ने 71 आदमखोर बाघ और तेंदुओं को मारा था। जोशी जी वन विभाग में वन्य जंतु रक्षक पद पे कार्यरत थे और उन्होंने जनता को अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कई आदमखोर जानवरों से निजात दिलाई, मुक्ति दिलाई। दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और अस्कोट का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ के जंगलों में कई प्रकार के जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं, तरह तरह के। अस्कोट में तो अपना ये मास्क डियर अभयारण्य भी है, मास्क डियरों को वहाँ पे वो किया जाता है। इन जंगलों में तेंदुए भी बहुत हैं, ऑब्वियसली पहाड़ों के जंगलों में तेंदुए बहुत हैं। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि तेंदुआ बहुत आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाता है और उतर भी जाता है, और स्पेशली आराम करता है पेड़ों के ऊपर चढ़ के हुए। और जब वो पेड़ों से नीचे उतरता है तो उसके जो आसपास के छोटे मोटे या बड़े जानवर जैसे बंदर, घुरड़, काकड़, सांभर, चिड़ियाएँ, ये सब अचानक से बोलना शुरू कर देते हैं। अपनी अपनी बोली में ये एक दूसरे को सावधान करने लग जाते हैं कि हाँ भाई, ये निकल गया है अपने अड्डे से, अपने पेड़ से। तो ये जो पोजीशन होती है, ये बाघ को लिए थोड़ा सा टफ होती है, उसको शिकार मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारे जानवर अलर्ट हो जाते हैं। तो बड़ा परेशान और निराश होकर अक्सर जो है ये दहाड़ने लगता है, गर्जना करने लगता है गुस्से में भर के। और उसकी और जो ये जो गंभीर और जो ये भयानक आवाज़ होती है, इससे घबरा के कई बार लंगूर या बंदर क्या है ना, पेड़ों से नीचे कूद जाते हैं या गिर जाते हैं। और जैसे ही पेड़ से नीचे आते हैं या गिर जाते हैं या कूद जाते हैं, ये तुरंत उनको जो है अपना शिकार बना लेता है। मतलब इतना भयंकर दहाड़ता है ये। दोस्तों यार, एक चीज़ में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं कहानी में ये तेंदुआ, गुलदार या लेपर्ड नहीं कहूँगा। ये बोलने में मेरी जुबान अटकती है। हम तो अपनी लोकल भाषा में बाघ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यही अपने बाघ शब्द का इस्तेमाल करूँगा। आप लोग समझ जाइएगा कि बात जो है यहाँ पे तेंदुए की हो रही है, ये मतलब लेपर्ड की हो रही है, गुलदार की ही हो रही है। मैं बाघ बोलूँगा, ठीक है यार। पहाड़ी आदमी हूँ, बाघ बोलने की आदत पड़ी, वही जुबान से निकलता ही वही है। दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद में वन रावत एक जनजाति है जिसके सदस्यों की संख्या बहुत कम है, लिमिटेड है। ये लोग लकड़ी के का कारोबार करते हैं, मतलब उसके बर्तन और खिलौने वगैरह बनाते हैं और बेचते हैं, वो इनका काम है। दोस्तों, इसी क्षेत्र में कुटाग्राम नाम का एक गांव था और इस गांव में एक आदमी था जिसका नाम खेमा था। ये वनरावत था। वो रोज़ सुबह जंगल में जाता था और शाम को होने पे अपना लौट के घर आ जाता था। ये उसका रोज़ का नियम था, अपने मतलब के हिसाब की लकड़ियाँ लेके आना, फिर उनसे वो आइटम बनाना वगैरह सब करना। एक दिन खेमा घर नहीं लौटा तो गांव के लोगों ने आपस में एक दूसरे से पूछताछ करी कि भाई क्या बात हो गई, आज खेमा कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ चला गया खेमा। तो उन्होंने कहा कि खेमा ही नहीं, उसकी बहन भी उसके साथ नहीं है। खेमा की एक बहन भी थी जो अक्सर गाय और बकरियों के साथ जो है वो घास काटने के लिए जंगलों में चली जाती थी, और वो भी जो है अपने मवेशियों के साथ वापस आ जाती थी। और उस रात वो भी गाँव नहीं आई। तो गांव वालों के दिमाग में ये आया कि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे गांव में, कोई नज़दीक के दूसरे गांव में पड़ोस के अपनी किसी रिश्तेदारी में चले गए होंगे, कल सुबह आ ही जाएंगे। तो बाकी के जो गांव वाले थे सब जो है अपने अपने घरों को लौट गए, अपना खाना वाना खाया और सो गए, रूटीन लाइफ जो होती है। दूसरे दिन सुबह के समय ये जो खेमा था, इसकी बहन जो है बहुत ही परेशान और हताश, बिल्कुल अजीब सी हालत में घर पहुंची और रोने लगी। मतलब घर पहुंचे, गांव पहुंची और रोने लगी। अब शाम जो पूरे गांव वाले थे वो सब इकट्ठा हो गए और उससे पूछने लगे, अरे क्या हो गया भाई, क्यों रो रही है, क्या दिक्कत है, और तुम दोनों भाई बहन कल रात से कहाँ हो, कहाँ चले गए थे तुम लोग। सारे गाँव वाले हम लोग बहुत चिंतित हो रहे थे तुम्हारे लिए, तुम थे कहाँ। अब गाँव वालों की बातों को सुनकर लड़की ने बताया कि कल शाम घर वापस आते टाइम, सनसेट के आसपास, गोधूली के टाइम में जब घर वापस आ रहे थे तो उनके रास्ते में एक बाघ आ गया और वो बाघ उसके भाई के ऊपर झपट गया और उसका भाई जो है उस बाघ से लड़ने लगा और लड़ते लड़ते वो दोनों एक नाले में चले गए।
उन दोनों को लड़ता देखकर वो बहुत डर गई थी और वो वहाँ से भाग गई। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए भागते भागते वो जो है रास्ता भटक गई जंगलों में। गांव की तरफ आने वाले रास्ते को छोड़ के वो दूसरे रास्ते में चली गई और वो जो है किसी दूसरे जंगल के अंदर चलती चली गई और रात भर जंगल में चलती रही। और उसकी भी हिम्मत देखिए, किसी जंगल में, अनजान जंगल में अकेले चलती चली जा रही है, लेकिन उसे जो है अपने गांव का रास्ता नहीं मिला। अब जब सुबह हुई और उजाला फैला तो वो किसी तरह से घर लौटी है और वो तो ये सोच के आई थी कि उसका भाई जो है घर आ गया होगा, लेकिन अब ये गांव पहुंच के और ये गांव वालों की बातें सुन कर के उसे बड़ा टेंशन हो गया। वो एकदम से अपना सर पकड़ के बैठ गई और दहाड़े मार के रोने लगी। फिर उसने बताया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसके भाई को जो है कहीं बाघ ने अपना शिकार तो नहीं बना लिया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भाई जो है बहुत बुरी हालत में वहीं पड़ा हुआ हो। तो ऐसा सुन के गाँव वाले तुरंत ही जो है हो हल्ला करते हुए जंगल में उस तरफ चल पड़े जिस तरफ खेमा की बहन जो है रास्ता बताते हुए जा रही थी, वो जहाँ भी उन लोग गए थे। एक जगह पहुंचकर उसने बताया कि ये नीचे नाले पे जो ये बांस का पेड़ के पेड़ों का दिख रहे हैं, ये जिनके ऊपर चमेली की बेल फैली हुई थी, जंगल था वहाँ पे छोटा सा बांस के पेड़ों का, उसके ऊपर चमेली की बेल फैली हुई थी, बेल वो फैली हुई थी। तो उसके पास ही बाघ और उसके भाई के बीच लड़ाई हो रही थी। गांव वालों के हाथों में लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ, दरातियाँ वगैरह थी। उन लोग उसी को लेके आगे बढ़े तो वहाँ से कुछ दूरी पर उन्हें खेमा की टोपी, तंबाकू और वो चिलम जिसमें तंबाकू भर के पीते हैं वो मिले। फिर थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ने पर उनमें खेमा के कुछ फटे हुए कुछ कपड़े मिले, लेकिन खेमा का कोई निशान नहीं मिला। उसे बाघ ले गया था, ले जाके खा गया था। अब हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि कुटा ग्राम के आसपास के जंगलों में एक बाघ मैन ईटर हो गया है। आप जानते हैं खबरें कितनी तेज़ी से फैलती हैं, और ये खबर फैलते ही कुटा ग्राम और उसके आसपास के जितने भी गांव वाले थे, जो दूसरे गांव थे, उन सब लोगों ने जंगलों में आग लगाना शुरू कर दिया। अब आग के जो डर था, उससे डर से बाघ जो है अब वहाँ से भागा। अब वो भाग के आ गया डीडीहाट, अस्कोट और मिर्थी के जंगलों में। ये अक्सर यहाँ दिखाई देने लगा। उसने अस्कोट के पास में जो मिर्थी एक जगह है, वहाँ पे एक 10 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लिया। अच्छा, उन दिनों मिर्थी के पास में ही जो है ये एसएसबी, वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर है एसएसबी का, वहाँ पे जवानों को जो है राइफ़ल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरह से राइफ़ल चलाई जाती है। तो ट्रेनिंग की वजह से वहाँ पे लगातार फायरिंग चल रही थी। फायरिंग की इन आवाज़ों को सुनकर बाघ ने उस एरिया को छोड़ दिया और वहाँ से भाग करके वो भंडारी गांव के जंगल में पहुँच गया। अब भंडारी गांव के जंगल में पहुँच गया, लोगों ने देखा, नज़र पड़ी। भंडारी गांव में लोगों के पास बंदूकें तो थी, लेकिन बाघ को मारने की जो कैपेसिटी रखती, जो क्षमता रखती है, वो गोलियाँ उनके पास नहीं थी। जैसे एलजी या 12 बोर के कारतूस, ये उनके पास नहीं थे। उत्तर प्रदेश वन निगम के एक अधिकारी श्री भंडारी जी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भंडारी जी बोल रहा हूँ मैं, उन दिनों छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए थे, यानी भंडारी गांव आए हुए थे। उन्होंने गांव वालों को सलाह दी कि सारे गांव वाले मिलकर हांका लगाएं और जिसके पास भी जो भी गोलियां मौजूद हैं उन्हें तुरंत अपनी बंदूकों में भरें और एयर फायर करें, मतलब हांका लगाते हुए, एयर फायर करते हुए, शोरगुल्ला करते हुए जंगलों में घूमें, तो गुलदार अपने आप जो है इस क्षेत्र से भाग जाएगा। गांव वालों ने उनकी राय मान ली और फिर वैसा ही किया गया। गुलदार अब इस क्षेत्र को छोड़कर भाग निकला। अब दोस्तों वो पहुंच गया चंडाक, चंडाक यानी कि पिथौरागढ़ का टॉप। अब वो पिथौरागढ़ पहुंच गया, चंडाक में पहुंच गया, और चंडाक पहुंचकर भाई साहब बाघ ने अपना वो भयानक आतंकित रूप दिखाया ना, जिससे पूरा क्षेत्र दहल गया। 4-5 महीने के अंदर ही उसने 8 महिलाओं और बच्चों को मारकर अपना शिकार बना लिया था। 4-5 महीने के अंदर ही, चंडाक पहुंचते ही।
इस पूरे क्षेत्र में आतंक का एक खौफनाक माहौल पैदा हो गया था यार। बाघ मतलब एक अप्रत्याशित कर्फ्यू जिसको बोलते हैं, वो अघोषित कर्फ्यू। ठाकुर दत्त जोशी जी अपने सहयोगी राम नरेश यादव जो वन्य जीव रक्षक थे, उनको अपने साथ लेकर पिथौरागढ़ पहुंचे और फिर पिथौरागढ़ से चंडाक की ओर रवाना हो गए। पिथौरागढ़ से ऊपर का टॉप 5 किलोमीटर ऊपर चंडाक है, वहाँ के लिए रवाना हो गए। चंडाक में इन लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था वन विभाग की चौकी में कर दी गई थी। इस चौकी में ही रहते हुए ये लोग बाघ की गतिविधियों पर निगाह रखने लगे। चंडाक में से करीब 2 किलोमीटर आगे पड़ता है मोस्टामानू। दोस्तों, मोस्टामानू एक बहुत हिस्टोरिकल जगह है, एक बहुत विख्यात मंदिर है जो मौसम के देवता को समर्पित है। हर साल यहाँ पे मोस्टामानू का मेला भी लगता है, बड़ा भव्य मेला लगता है। इस मंदिर के पास ही जो है वन रक्षक की चौकी है। उसी चौकी पर इन लोगों के सारे प्रबंध किए गए थे, इनके रहने खाने पीने हर चीज़ के प्रबंध वहीं किए गए थे। 10 मार्च 1989 को वन रक्षक चौकी से कुछ दूर ननकोट नामक गांव के में एक निवासी थे श्री शेरी राम जी। उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उनकी पत्नी शाम को करीब 4 बजे के आसपास अपनी पड़ोस की एक महिला को साथ लेकर गांव के ऊपर वन पंचायत का जो जंगल था उस पर घास काटने के लिए चली गई। अब ये जो एरिया था ये घनी झाड़ी और कांटेदार बेलों वाला जंगल था। दोनों महिलाएं अपना घास काटते हुए लगी हुई थी। अचानक प्रतिमा देवी को झाड़ी के अंदर से सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। प्रतिमा देवी मतलब दोस्तों ये अपना श्री शेरी राम जी की पत्नी। वो आवाज़ सुन करके वो एक क्षण के लिए रुकी, इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि यार शायद उनकी जो पड़ोसी महिला है वो वहाँ पे घास काट रही है, तो उसने ध्यान नहीं दिया और वो फिर अपना घास काटने में मग्न हो गई, अपना घास काटने लगी। न जाने उस दिन कुदरत को क्या मंजूर था, अचानक से मौसम ख़राब हो गया और तेज़ बारिश होने लगी। ना सिर्फ बारिश बल्कि भयानक ओले गिरने लगे, ओलावृष्टि होने लगी, भयानक वाली। अब ओले जब घास पर पत्तों पे, सूखे पत्तों पे पड़ते हैं तो उससे बड़ी खड़खड़ 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 की आवाज़ होती है। इस खड़ाहट के साथ ही जो है बाघ भी झाड़ी से निकला। अच्छा, इस समय तक प्रतिमा देवी एक चीड़ का एक पेड़ था उसके नीचे खड़ी हो गई थी ताकि वो ओलों और बारिश से अपने आप को सेफ कर सकें, उसके नीचे खड़ी हो गई थी। अचानक बाघ निकला और उसने प्रतिमा देवी को पीछे से उनकी गर्दन को पकड़ लिया और जैसे ही उसने गर्दन पकड़ी और फिर ये जो मतलब अचानक जो ये हमला हुआ, इससे प्रतिमा देवी तो घबरा गई और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाई, हीरा, ओ हीरा, बाघ, अरे बाघ मुझे खा गया, ये ले गया बाघ मुझे, हीरा मुझे बचा, कुछ इस तरह से बोली होगी। हीरा देवी जो उसकी पड़ोसन थी उसने प्रतिमा देवी की आवाज़ को सुन तो लिया, लेकिन उस बेचारी की डर के मारे ये हालत हो गई थी कि उसके गले से आवाज़ निकलनी बंद हो गई। वो डर के मारे घबराती, कांपती, भागती हुई अपने गांव पहुंची, अपने घर पहुंची और गांव वालों को उससे जैसे तैसे अपना जो है पूरा वृतांत, पूरा किस्सा बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है प्रतिमा देवी के साथ में। हीरा देवी की बात को सुनकर सारे जो उस टाइम गांव वाले थे वहाँ पे, वो सब प्रतिमा देवी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब उस जगह पर पहुँचे तो पेड़ के पास में उन्हें प्रतिमा देवी की चप्पल, दराती जिससे घास काटते हैं, और वो कटी घास जो उसने जमा कर रखी थी वो तो सब वहीं मिल गई, लेकिन प्रतिमा देवी नहीं मिली। प्रतिमा देवी को बाघ ले गया। प्रतिमा देवी को ढूंढते ढूंढते अंधेरा भी काफ़ी हो गया था, लोग तो ढूंढ ही रहे थे। अब गांव के और लोग भी जो है गैस और लालटेन आदि लेकर के पहुंच गए, वो बोलते हैं पेट्रोमैक्स वगैरह लेकर के, और बहुत उसको जंगल में ढूंढा गया और बहुत देर तक ढूंढने के बाद रात में करीब 8-9 बजे के आसपास प्रतिमा देवी की लाश इनको गांव वालों को मिल गई। गांव वाले लाश को उठाकर गांव ले आए
बाघ ने प्रतिमा देवी की दाईं जांग को पूरा खा लिया था, मतलब दायां पांव पूरा खा लिया था। अब अपना भोजन गायब हो जाने के कारण से बाघ जो है बहुत गुस्से में आ गया था। जब वो लौट के आया पर शिकार नहीं देखा तो उसे गुस्सा आ गया, और वो अपना गुस्सा के मारे जो है वो गांव के पास ही जो है रात भर जो है दहाड़ता रहा, गर्जना करता रहा, और गांव वाले डर से कांपते रहे। घटना के अगले दिन ठाकुर साहब वहाँ पर एक अंडरग्राउंड मचान बनाकर बैठे रहे, लेकिन आदमखोर नहीं आया। 14 मार्च 1989 को सारी रात, पूरी रात वहाँ पे पास में एक छेड़ा गांव है, वहाँ अपना आतंक मचाया। रात भर गर्जना, दहाड़ना, दरवाज़ा भड़बड़ा देना। और 15 मार्च को के दिन उसने कुछ घास काटने वाली महिलाओं पर हमला भी किया। हालांकि वो किसी महिला को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। अब तक गांव वाले भी काफ़ी सावधान हो गए थे, चौकन्ने हो गए थे, अलर्ट हो गए थे कि भाई एक आदमखोर बाघ क्षेत्र में घूम रहा है, सावधान रहो। आदमखोर को कई दिनों से अपनी किसी मारी हुई बॉडी को खाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इस आदमखोर बाघ ने अब तक कुल 20 लोगों की जान ले ली थी, 20 चन्नाक क्षेत्र के आसपास में। एक दिन एक श्री इकबाल अहमद साहब थे, वो पास ही के अपने गांव के पास ही के एक जंगल में, जो उन लोगों का अपना ही जंगल था, वहाँ अपनी गायों को हाँक के ले गए कि चलो यार इनको जो है घास वास खिला, हरी घास खिलवा दी जाए। तो वहाँ ले गए और वहाँ छोड़ के अपना वापस आ गए। इनके जो मवेशी थे उनके साथ में कोई ग्वाला नहीं था। असल में इस आदमखोर के कारण लोग, मतलब इतना खौफ था इस आदमखोर का कि इसके डर से लोगों ने जंगल की तरफ जाना ही बंद कर दिया था। मैं कह तो रहा हूँ कर्फ्यू सा हो गया था बिल्कुल। 17 मार्च का दिन था 1989 का। गायें जंगल में थी और दिन के करीब 1 बजे के आसपास सारी गाय रंभाती, बिदकती हुई, भागती हुई अपने गांव की तरफ लौट के आ गई। गाँव वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये इतनी जल्दी सब और ऐसी घबराई भी क्यों आई है। उन्होंने उनकी गिनती करनी शुरू करी तो उनमें 7-8 साल की एक काली गाय नहीं थी। गांव वालों को शक था कि गाय को जो है बाघ ने मार दिया है। अच्छा, उसी समय इकबाल साहब भी खाना खाने के लिए अपने घर आए हुए थे। उन्होंने कुछ आदमियों को अपने साथ लिया और अपनी बंदूक लेकर जंगल की तरफ निकल गए। क्या यार, देखें आज निपटा दें इस बाघ को। इकबाल साहब जो है बहुत धीरे धीरे शिकार की ओर बढ़ रहे थे। उस जगह पर पत्थरों की चट्टान सी थी, चट्टान, पूरी चट्टान भी नहीं कहूँगा, एक चट्टान सी थी, लेकिन जिसकी आड़ में एक छोटा सा नाला था। और दोस्तों, जहाँ तक मेरी समझ कह रही, मैं पिथौरागढ़ में रहा हूँ और जहाँ तक मैं इस जगह को पहचान पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊँ, ये सेरा गांव और बजेटी गांव से जो लगा सिलबट्टी खेत और जो तोकपाटा वाला क्षेत्र जो है, वो खेतों के बीच वाला गधेरा है जो वहाँ पे, जिसे वो कहते हैं बंगाली की गाड़। आप पिथौरागढ़ के जो लोग हैं वो समझ गए होंगे, बंगाली की गाड़, उसके आसपास की कहीं पे की कोई ये एरिया है। कोई अगर वहाँ का निवासी इस कहानी को सुन रहा हो तो ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ या कहीं मैं गलत समझ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि वही वाला एरिया है ये। बाघ ने गाय को उसी नाले में मार कर रखा था। हालांकि गाय को मारा तो दूसरी जगह पे था, लेकिन क्या करता है ना, बाघ जो है मारने के बाद अपने शिकार को वहीं पे नहीं छोड़ता, वहाँ से उठा करके हमेशा दूसरी किसी आड़ में ले जाता है, किसी सेफ जगह ले जाता है और फिर वहाँ उसको अच्छी तरह ढक के रख देता है, फिर खाना शुरू करता है। ये तो हर कहानी में आपने देखा होगा। ये बाघ कई दिनों से भूखा था और गाय को मारने के बाद इस आड़ में लेकर ये इसे खाने लगा था। इकबाल साहब ने इसे कुछ दूरी से देखा। इकबाल साहब की नज़र पड़ गई थोड़ा दूरी से। पहले तो वो एकदम से सकपका गए, एकदम से घबरा गए, फिर थोड़ा हिम्मत के साथ उन्होंने अपनी बंदूक को आगे की तरफ किया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। यहाँ पे उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने बिना, वो कहते हैं ना, बिना शिस्त साधे, यानी कि बिना निशाना लिए, बिना टारगेट फिक्स किए, अपने 12 बोर की जो बंदूक थी उससे फायर कर दिया। अब बिना निशाने के लिए निशाना लगाए जो गोली दाग दी थी, तो गोली बाघ को तो लगनी नहीं थी, वो लगी नहीं।
अब उल्टा बाघ जो है इनकी तरफ गुस्से से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि बाघ उन पर अब आक्रमण करेगा, तब आक्रमण करेगा, किसी टाइम भी किसी क्षण भी आक्रमण कर सकता है। अब इकबाल साहब और इनके साथी जो है थोड़ा पीछे की ओर हटे और हल्ला करते हुए बाघ की तरफ पत्थर मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे, बड़े बड़े जो भी हाथ पाँव शोर करते हैं पत्थर मारने लगे। बाघ पहले तो अपनी जगह से उठा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा और कुछ कदम चलकर वो एक जगह पे रुक गया और फिर मुड़कर इन लोगों की तरफ देखने लगा गुस्से में। तो बाघ और वो भी आदमखोर और फिर ऐसे इनकी तरफ देख रहा है। अब तक ये खबर ठाकुर दत्त जोशी जी और उनके जो सहयोगी थे उन तक पहुंच चुकी थी कि भाई ऐसा ऐसी घटना घट गई है। शाम के 5 बजे हुए थे। 5:30 बजे 3 लोग, मतलब ठाकुर साहब, पाटनी जी और इकबाल साहब, ये तीनों लोग उस चट्टान पर पहुंचे जहाँ पर इकबाल साहब ने जहाँ से फायर किया था। ये लोग देखना चाहते थे कि बाघ वहाँ पे लौटा था या नहीं, लेकिन बाघ अपने शिकार पर लौटकर नहीं आया था। दोस्तों, शाम हो गई थी और इतना समय इन लोगों के पास था नहीं कि ये मचान बांध सकें। बिल्कुल, मतलब मचान बांधने का समय था नहीं। तो इन लोगों ने, तीनों ने डिसाइड किया कि अब ऐसा है, यहीं पे ज़मीन में बैठा जाए, यहीं मैं इसी खेत में यहीं पे बैठा जाए। और ये अपनी अपनी राइफलों के साथ वहीं पे बैठ गए। ठाकुर साहब के हाथों में अपनी 315 बोर की मजबूत राइफल थी और उन्होंने अपने जो साथी शिकारी थे दोनों, उनको भी बोल दिया कि वो लोग भी अपनी अपनी बंदूकें जो हैं लोड कर लें, देखो फिट रहें। ठीक 6 बजे हुए थे, सनसेट हो गया था, रोशनी भी कम होने वाली थी सूर्य की। अचानक से बाघ जो है एक झाड़ी से निकला और एक खुली जगह में आकर बैठ गया। अब वो वहाँ में बैठे बैठे करवटें बदल रहा था, कभी इधर करवट पे जाता, कभी उधर जाता, जमवाई लेता, अपना सब मतलब कर रहा था, लेकिन शिकार की तरफ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो दिन में जो इस पर फायरिंग हुई थी, जो गोली चली थी, उसकी वजह से इसे कुछ बाघ को शक हो गया था, क्योंकि बाघ का बहुत शार्प माइंड होता है और स्पेशली मैन ईटर का। तब वो थोड़ा डिस्टेंस पे था, वो ये आश्वस्त हो जाना चाहता था कि अब सेफ है, कि अब कोई खतरा नहीं है, अब आगे जाकर के वो अपने शिकार को खा सकता है, तभी वो जो है अपने शिकार की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो अपना आराम से भी एक खुले मैदान में बैठा हुआ था। वैसे तो बाघ अब उनका शिकार की तरफ बिना किसी डर के जाता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों क्या रहा, ये मैं नहीं जानता हूँ। अब अंधेरा होने को था, ठाकुर साहब और उसके साथी बिना मचान के ज़मीन पर बैठे थे। ये लोग कोई लाइट या टॉर्च वगैरह लेकर भी नहीं आए थे। बाघ को शायद शक सा हो गया था कि आगे बढ़ने में ख़तरा है, अपने शिकार की तरफ जाने में ख़तरा है। तो वो अपने शिकार से लगभग 200 गज दूर बैठा हुआ था। ठाकुर साहब ने अपनी 315 बोर की राइफल को उठाया और निकालकर निशाना लगाया, और इकबाल साहब और पाटनी जी को भी कह दिया कि वो लोग अपनी अपनी राइफलों को निशाना लगाने के लिए तैयार रखें। इकबाल साहब और पाटनी जी अपनी, जो इनके पास में जो 12 बोर की बंदूकें थी, उनसे निशाना लगा रहे थे। उनकी बंदूकों की नाव से जो है जले हुए बारूद की खुशबू आ रही थी, क्योंकि इससे पहले उससे फायर हुआ था। ताजी फायर के बाद इन लोगों ने नाल को साफ़ नहीं किया था। हमेशा जो है नाल को साफ़ कर देना चाहिए, इन्होंने नाल को साफ़ नहीं किया था, तो बारूद की गंध आ रही थी। और हवा का रुख जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ था। और जो ये शिकारी थे, मतलब शिकारी भाई, इन्होंने बंदूक को लोड करने के लिए फोल्ड किया, तो नाल से थोड़ी आवाज़ हुई, जिससे बाघ एकदम से चौंक गया। बाघ के कान तो बड़े तेज़ होते हैं, सूंघने की शक्ति तो कम होती है, लेकिन कान तो बहुत तेज़ होते हैं। ठाकुर साहब की 315 बोर राइफल लोड तो पहले से थी, लेकिन आधी लॉक थी, लॉक जो था उसका आधा लगा हुआ था। इन्होंने दाहिने हाथ से अंगूठे से लॉक को पूरा खोला, ऐसे खोलते ना लॉक को खोला, और बाघ पर निगाह रखे हुए दाहिने हाथ के दूसरे नंबर की उंगली को ट्रिगर पर रखा और धीरे से ट्रिगर खींच दिया, यानी
यानी कि हल्के से चला दिया। धाई की आवाज़ के साथ गोली निकली और अपने निशाने पे जाके लगी। ठाकुर साहब ने बाघ को उलटते हुए देखा और फिर वो उठा और थोड़ा आगे की ओर खसक गया। अब अंधेरा भी हो चुका था। ठाकुर साहब ने अपना अनुमान लगा के फायर किया था, एक आइडिया लेके फायर किया था, क्योंकि जिस तरफ से ये बैठे हुए थे उस तरफ से और जिस तरफ बाघ सरका था उस तरफ पे कोई एक ऐसी लोकेशन नहीं थी कि वो बाघ को देख सकें, तो वो दिख नहीं रहा था। ठाकुर साहब ने अपने आदमियों से कहा कि ऐसा है गुरु, अब चलो वापस चला जाए, क्योंकि बाघ पीछे को खसक गया है और अंधेरा भी कुछ ज़्यादा हो गया है और मैं इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ कि गोली बाघ को लगी है कि नहीं लगी है, क्योंकि मैंने आइडिया से मारी है, अंधेरा हो गया, मैंने आइडिया से गोली लगाई है। इसलिए इस टाइम अंधेरे में हमारे पास ना टॉर्च है ना रोशनी, इस टाइम तो हम ढूंढने जाएंगे नहीं। अब इसे कल आके देखेंगे, तो अगले दिन देखेंगे क्या हुआ है। अब जब अगला दिन हुआ तो दूसरे दिन कुछ गांव वाले, कुछ स्थानीय लोग और ठाकुर साहब की टीम और ये सारे लोग जंगल की तरफ गए और इन्होंने देखा कि जहाँ पर बाघ को गोली मारी गई थी वो वहाँ से नज़दीक ही कुछ कदम दूर मरा पड़ा हुआ था। मतलब ये कि 315 बोर की जो गोली थी वो अपना काम कर चुकी थी। वही गोली इस आदमखोर को लगी थी और वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है खून पड़ा हुआ था, काफ़ी खून उसका बहा था। बाघ को पोस्टमार्टम के लिए चंडाक मंदिर के पास रख दिया गया था और उसको देखने के लिए आसपास के गांव और पिथौरागढ़ से काफ़ी भीड़ आ गई थी। अब हुजूम आ गया था उसको देखने के लिए कि यार कैसा मैन ईटर है ये। तो उन दिनों फील्ड डायरेक्टर साहब जो थे उन्होंने ठाकुर साहब से रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसा है ठाकुर साहब, आप 2-4 दिन अभी इस जो ये आतंकी क्षेत्र है इस पर अपनी गश्त करते रहें, क्योंकि अभी ये कंफर्म तो है नहीं कि यही बाघ जो है आदमखोर है। अब जब इस बाघ का पोस्टमार्टम होकर के आ जाएगा और ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये जो मारा गया बाघ है यही आदमखोर बाघ है, तो फिर आपको हम शुक्रगुजार रहेंगे, आप मतलब फ्री हो जाएंगे। अब ठाकुर साहब ने इस क्षेत्र में अपना 1-2 दिन गश्त लगाई, लेकिन कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कहीं से कोई खबर नहीं मिली। मिलती भी कैसे, आदमखोर गुलदार का अंत हो गया था और इसके अंत के साथ ही क्षेत्र के लोगों के अंदर जो डर था वो भी समाप्त हो गया था। दिनचर्या सामान्य हो गई थी, लोग रूटीन लाइफ में आ गए थे। तो दोस्तों ये थी चंडाक पिथौरागढ़ के आदमखोर की कहानी, जो धारचूला, अस्कोट, मिर्थी के जंगलों से आतंक मचाता हुआ पिथौरागढ़ आया था और आते ही पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, अपना आतंक फैला दिया था। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद बोलता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बड़े धैर्य के साथ घटनाक्रम को सुनते हैं। एक बार फिर से आप सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग उत्तरांचल डायरीज़ को अपना कीमती समय, अपना प्यार और अनमोल आशीर्वाद देते आ रहे हैं और उम्मीद रखता हूँ कि आप ऐसे ही इसे आगे भी जारी रखेंगे। इसके साथ ही जो मित्र आज चैनल में पहली बार आए हुए हैं, हाँ भाई साहब आप ही की बात कह रहा हूँ मैडम आप भी पहली बार आई हैं ना, चलिए तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आपसे इतनी तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हो सका तो कमेंट भी करेंगे। हाँ, ख़ास तौर पे जो आप लोग जो नए लोग जो आज आए हुए हैं कमेंट जरूर करिएगा सब्सक्राइब करके। सारे मित्रों से एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज़
थैंक यू वाले ऑप्शन का ज़रूर इस्तेमाल करो यार। और अपनी श्रद्धा से जो भी डोनेशन करना चाहो ज़रूर डोनेट करो यार, ताकि मैं कहानियों का सिलसिला जारी रख सकूं, आप लोगों तक किस्से पहुंचाते रहूं अपने उत्तरांचल के। तो दोस्तों मिलता हूं बहुत जल्दी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए तो दोस्तों परमिशन दीजिए, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।